नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का क्वेश्चन जो कि दिया गया है 41 नंबर पे, जिसके अंदर कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अर्थात तो जो अधिगमकर्ता होते हैं उनकी उपलब्धि जब होती है या वो कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसमें शिक्षकों की क्या सहायता करता है आकलन में, इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात करें तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर यहाँ पे कहा गया है बी के अंदर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या फिर यहाँ पे कहा गया शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या लास्ट के ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में। किसमें होगा संबंधित क्वेश्चन, ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि बात करें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आपको ए वाला देखने को मिल जाएगा कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अब ये क्या होता है, अधिगम कर्ता क्या होते हैं, क्या मूल्यांकन होता है, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अधिगम कर्ता जो होते हैं कि उपलब्धि जब होती है तो उनके आकलन के क्या महत्व है उस पर अगर बात करें तो जब शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट वो कुछ करते हैं तो उनका आकलन करते हैं तो वे न केवल छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं उसके बजाय बल्कि अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता भी जांचते हैं। आकलन के परिणामों से शिक्षकों को पता चलता है, क्या पता चलता है कि उनकी शिक्षण विधियां, रणनीतियां, दृष्टिकोण कितने सफल हुए हैं। कहने का मतलब जो अध्यापक जो शिक्षण की जो होते विधियां बनाते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं या जो भी उनका दृष्टिकोण होता है वो कितना उपयोगी है ये पता चलता है जब कोई छात्र कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं अर्थात कुछ अचीवमेंट करते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो इसलिए यहाँ पे विकल्प ए जो होता है हमारा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे आकलन के प्राथमिक उद्देश्यों में शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सर्वोच्च स्थान पर है। यदि अधिकतर विद्यार्थी मजबूत उपलब्धि दिखाते हैं तो शिक्षक समझता है कि उसकी विधि काम कर रही है। यदि उपलब्धि कमजोर हो जाए तो शिक्षक को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर सकता है। इसलिए यह विकल्प सबसे उपयुक्त माना जाता है। कहने का मतलब अगर कोई मान लो अध्यापक ने कुछ पढ़ाया है, अगर उसके अकॉर्डिंग बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छा अचीवमेंट दिखाते हैं तो इसका मतलब अध्यापक जिस तरीके से चीजों को बता रहा उसने जो रणनीति अपनाई थी वो रणनीति काम कर रही है। इसी प्रकार से अन्य विकल्प जो कि यहाँ पे दिए गए थे जैसे कि विकल्प बी में कहा गया था क्षमता समूह बनाना आकलन का एक संभावित अनुप्रयोग हो सकता है, लेकिन यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। वहीं पे अन्य विकल्प जैसे कि सी में गतिविधि सूची बनाना भी आकलन के फलस्वरूप हो सकता है पर मूल उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार से डी में प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना केवल प्रशासनिक, भाई रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या है, प्रशासनिक कार्य है ना कि आकलन के मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य का। अब यहाँ पे हम आज का क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात करते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां, कैसे विद्यालय होने चाहिए। ऑप्शन ए में कहा गया विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर ऐसे हो जहाँ पे बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर यहाँ पे कहा गया व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं से विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर इस पे हम बात करें
तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि वर्गीकृत वगैरह तो ये थोड़ा सही नहीं होता है, लेबलिंग हो जाता है, समरूप वाला थोड़ा ज़्यादा सही बैठता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, अर्थात तो ऐसा तरीका हो जो कि वहाँ पे अलग-अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाया सिखाया जा सके, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। डिटेल से बात करें तो व्यक्तिगत विविधता का अर्थ है कि हर बच्चे की योग्यता, रुचि, गति, पृष्ठभूमि, सीखने की शैली अलग-अलग होती है। इसलिए ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को इस विविधता को समझते हुए भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियाँ, रणनीतियाँ और सहायक साधन अपनाने का प्रशिक्षण होना चाहिए। अर्थात तो विकल्प बी और डी यहाँ पे जो दिए गए हैं अलग-अलग प्रकार की कक्षाएँ या वर्गीकरण कर देने की बात कर रहे हैं, जो कि समावेशी शिक्षा की भावना के विपरीत है। वहीं पे सी में कहा गया है बच्चे समरूप बनाने की बात करता है, जो व्यवहारिक भी नहीं और ना ही वांछनीय है। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे केवल हमारा ऑप्शन ए वाला बैठेगा। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन यहाँ पे बी, सी और डी बैठते हैं, वो सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पेडागोजी का उपयोग करने में प्रशिक्षित हो, अर्थात एक विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 43 पे, जिसमें कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए में कहा गया 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, या फिर कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, या फिर कहा गया 6 से 22 वर्ष तक के लिए, या फिर कहा 6 से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 6 से 18 वर्ष तक वाला सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई जो कि 2009 है, वो सामान्य रूप से सभी बच्चों के 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। वहीं पे बात करें तो बाद के जो प्रावधानों व संशोधनों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है आयु वो 6 से 18 वर्ष तक का विस्तारित किया गया है, ताकि वे अपनी शिक्षा अपेक्षाकृत धीमी गति या अतिरिक्त सहायता के साथ भी पूरी कर सकें। देखो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये 6 से जो है 14 वर्ष तक का दिया गया है, लेकिन जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको सोचा गया कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेते हैं सीखने में, इसलिए उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको सहायता करने की, इसलिए उनके लिए स समय बढ़ा दिया गया है, जो कि 6 से 18 वर्ष तक का कर दिया गया है। वहीं पे इसलिए जब प्रश्न विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो करता है, तो सही उत्तर यहाँ पे 6 से 18 वर्ष वाला हमारा सही हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। किससे तात्पर्य है? ऑप्शन ए में कहा गया है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता है, या फिर ऑप्शन बी में कहा गया शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर कहा गया अधिगम के सार्वभौमिक संरचना, या फिर कहा गया सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें कहा गया कि अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य जो होते स्वरूपों में शिक्षण अधिगम की सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बैठता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। अब थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं, इसमें क्या है? तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप में शिक्षण और अधिगम सामग्री का अर्थ है कि पाठ्य सामग्री को कई रूपों में, जैसे लिखित, चित्र, ऑडियो, वीडियो, बड़ी प्रिंट, ब्रेल आदि इस प्रकार तैयार किया जाए, हर प्रकार के विद्यार्थी उसे आसानी से उपयोग कर सकें। अर्थात तो अवधारणा जो है वो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अर्थात यूडीएल अधिगम की सार्वभौमिक संरचना कहलाती है। कहने का मतलब ऐसा कुछ तैयार किया जाए जहाँ पे जैसे कि लिखित चीजें हों, या चित्र हो, या ऑडियो हो, या वीडियो हो, या बड़ी प्रिंट हो, या ब्रेल
लिपि यह सभी लोगों के आसानी से समझ में आ सके, इस प्रकार की चीजों को तैयार किया जाए। थोड़ा सा आगे बात करें तो यूडीएल का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर लचीला और सुलभ अधिगम वातावरण तैयार करना कह होता है। इसलिए सुगम स्वरूपों में सामग्री प्रदान करना सीधे सीधे अधिगम की सार्वभौमिक संरचना को दर्शाता है, ना कि सिर्फ नैतिक विचार या व्यवसायिक संहिता को। कहने का मतलब अगर सार्वभौमिक बात कभी भी की जाए तो ये जो होता है सुगम वाली चीजों पे, तो ये क्या होता है, इनकी संरचना को दर्शाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन 45 पे, जिसमें कहा गया है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन इत्यादि क्या होता है में अंतर्निहित होता था। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया गया जिसको भरना होगा। इसके लिए ऑप्शन ए में कहा गया है संज्ञान बोध, बी में कहा गया है संज्ञान, ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है समायोजन, ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है केंद्रीकरण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो सही बैठेगा, जो इसमें फिल किया जाए, तो यहाँ पे अगर बात करें इसका सही ऑप्शन जो बैठने वाला है वो संज्ञान बोध जो होता है वो वाला इसमें सबसे अच्छा बैठेगा। अब ये संज्ञान बोध क्या होता है, स्वजागरूकता क्या होती है, संज्ञानात्मक क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया स्वजागरूकता अर्थात तो आत्म जागरूकता जिसे होते हुए स्वजागरूकता कहते हैं, और संज्ञानात्मक जो कि अंदर कॉग्निटिव से संबंधित होता है, क्षमताओं का नियंत्रण, योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना जैसी प्रक्रियाएं दी गई हैं। ये सब अपनी सोच की प्रक्रिया पर सोचने, उसे जांचना और नियंत्रित करने से जुड़ी हैं। इसे मनोविज्ञान में संज्ञान बोध अर्थात मेटा संज्ञान कहा जाता था, मेटा कॉग्निशन कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करें तो संज्ञान अर्थात कॉग्निजेशन सिर्फ सामान्य सोच, समझ, याद रखना, ध्यान देना आदि को दर्शाता है, जबकि संज्ञान बोध वह उच्च स्तरीय क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता या जागरूक होता है तथा योजना, निगरानी और मूल्यांकन के द्वारा उन्हें नियंत्रित करता है। इसलिए दिए गए वर्णन से मेल खाने वाला विकल्प केवल यहाँ पे ए वाला सही बैठ जाता है, जो कि संज्ञान बोध ही दिया गया था। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया सृजनात्मक सोच, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया अमूर्त सोच, सी के अंदर सी में कहा गया मूर्त सोच, और लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है प्रतिक्रिया वादी सोच। अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा अगर बात करें जो कि यहाँ पे भरा जा सकता है, तो यहाँ पे आपका अमूर्त सोच जो होता है वो वाला ऑप्शन इसके अंदर क्या है, करेक्ट जाएगा। अब अमूर्त सोच क्या होती इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें अमूर्त सोच वह प्रकार की या वह इस प्रकार की सोच है जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं या तत्काल स्थिति से ऊपर उठकर अपने पूर्व अनुभवों, अवधारणाओं और ज्ञान की मदद से सूचना व्याख्या करता है। यहाँ वह मानसिक रूप से विश्लेषण और अर्थ निर्माण करता है इस प्रकार से। तो प्रश्न में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर करना ठीक इसी प्रक्रिया का वर्णन है, इसलिए इसे अमूर्त सोच अर्थात एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या कहा जाता है, थिंकिंग कहा जाता है, ना कि केवल नया समाधान खोजने वाली सृजनात्मक सोच, ना ही प्रत्यक्ष एवं ठोस वस्तुओं पर आधारित मूल सोच या केवल प्रतिक्रिया आधारित सोच पे। तो अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें कहा गया है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के स्तर या क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी विधि होगी, तो ऑप्शन ए में कहा गया है चयनित अनुदेशन,
या फिर कहा गया सटीक शिक्षण, या फिर कहा गया है त्रुटिहीन अनुदेशन, या फिर कहा गया है विभेदी अनुदेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा जो कि यहाँ पे फिल किया जा सके? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी वाला रहेगा, विभेदी अनुदेशन। अर्थात कहने का मतलब कि अधिगमकर्ताओं को जब अलग अलग उनकी क्षमताओं या कठिनाइयों के लिए विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, तो उसमें विषय हम क्या कहते हैं? विभेदी अनुदेशन कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो जब शिक्षक कक्षा में एक ही विषय पढ़ाते हुए भी प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, गति, कठिनाई स्तर, रुचि और अधिगम शैली के अनुसार सामग्री, गतिविधि, प्रश्न और सहायता अलग अलग देता है, तो इसे विभेदी अनुदेशन या जिसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें इसी में, तो विभेदी अनुदेशन का उद्देश्य यह है कि क्या उद्देश्य है? कि सभी विद्यार्थी अपने अपने स्तर से सीखना शुरू करें और उपयुक्त चुनौती पाकर आगे बढ़ें। इसलिए व्यक्तिगत क्षमता और कठिनाई के विविध स्तरों को ध्यान में रखकर पढ़ाने का जो वर्णन प्रश्न में है, वह सीधे सीधे विभेदी अनुदेशन की परिभाषा में मेल खाता है। अब आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं 48 पे, जिसमें कहा गया है कि प्रतिपालन अर्थात मेंटेनेंस अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। अर्थात प्रतिपालन जो होता है वो अधिगम अर्थात लर्निंग का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। किसका है पूर्ववर्ती? अधिगम के अर्थात लर्निंग का किसका पूर्ववर्ती है? तो ऑप्शन ए में कहा गया अभिप्रेरण का, ऑप्शन बी में कहा गया आत्मनिर्भरता का, ऑप्शन सी में कहा गया सामान्यीकरण का, या डी के अंदर कहा गया अधिग्रहण का। तो ये किसका यहाँ पे पूर्व जो है यहाँ पे पूर्ववर्ती है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बैठेगा सामान्यीकरण का जो होता है, ये यहाँ पे आपका क्या होता है? पूर्ववर्ती है। अब इसका क्या मतलब है, इस पे अगर बात किया जाए तो अधिगम के सामान्य चरण इस क्रम में माने जाते हैं। किस चरण में माने जाते हैं? जैसे कि पहला चरण होता है अधिग्रहण अर्थात एक्विजिशन, फिर कहा जाता है प्रवाह या प्रवणिता अर्थात फ्लुएंसी, जहां पे उसके बाद कहा जाता है प्रतिपालन या याद या रख रखाव अर्थात मेंटेनेंस, ये जिसमें क्या होता है? सीखे गए कौशल या अभ्यास कर उसे बनाए रखना। इसके बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण था जिसे हम क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन, जहां पर सीखे गए कौशल को नई परिस्थितियों में या स्थानों या व्यक्तिगत पर लागू करना होता है। वहां पे इस आधार पे देखा जाए तो प्रश्न में प्रतिपालन को एक विशिष्ट चरण, जो प्रतिपालन यहाँ पे देखेंगे, एक विशिष्ट चरण कहा गया है और पूछा गया है कि यह किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुक्रम के अनुसार प्रतिपालन के बाद, ये प्रतिपालन के बाद क्या आता है? सामान्यीकरण आता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सामान्यीकरण के बाद पहले आता है, इसलिए यहाँ पे इसका पूर्ववर्ती है, तो इसलिए सामान्यीकरण वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन 49 पे, जिसमें कहा जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। अतः जनजोग का क्या मानना है? तो ऑप्शन ए में कहा गया स्वतंत्र है, बी में कहा गया अंतर संबंधित है, डी के अंदर कहा गया एकीकृत है, और एक डी में कहा गया अन्योन आश्रित है। किस पे ऑप्शन है? तो इसमें से तो ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्र के इनके अकॉर्डिंग जो है संज्ञान और भाव क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जनजोग के अनुसार क्या है? संज्ञान जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉग्निजेशन कहते हैं, और भाव जिसको हम इमोशन कहते हैं, दो अलग अलग आंशिक रूप से स्वतंत्र तंत्र हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है? आंशिक रूप से क्या है? स्वतंत्र तंत्र है। कई स्थितियों में संवेग बिना किसी पूर्व संज्ञानात्मक प्रसारण के भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जनजोग का निष्कर्ष यह था कि कॉग्निजेशन और यहाँ पे जो इनकी है इमोशन क्या है? आर इंडिपेंडेंट, अर्थात संज्ञान और भाव एक दूसरे पर आवश्यक रूप से निर्भर नहीं होते हैं। इसी कारण दिए गए विकल्प में स्वतंत्र वाला ऑप्शन सही बैठता है। अब आज का हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पहले से सीखे गए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है? अर्थात कह रहा है कि सुधार करने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा था, कुछ चीजें दिखा दिखा के सिखा रहा अध्यापक, तो कौन सी विधि है? तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन में अवलोकन में, ऑप्शन बी में संशोधन में, ऑप्शन सी में प्रतिरूपण में, ऑप्शन सी के अंदर कहेगा अनुकरण में।
तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जो यहाँ पे सही भरा जा सकता है, तो यहाँ पे प्रतिरूपण वाला जो हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये प्रतिरूपण क्या होता है, अगर इस पे हम बात करें तो प्रतिरूपण अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग में शिक्षक स्वयं सही ढंग से कार्य करके एक मॉडल या नमूना प्रदर्शन देता है, ताकि बच्चा उसे देखकर अपने पहले से ही सीखे गए कार्य में सुधार कर सके। यह विशेष रूप से तब उपयोगी जब कौशल पहले सीखा जा चुका हो और लेकिन उसमें त्रुटियां हो रही हों। अर्थात ये कार्य उस समय किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, लेकिन उसके अंदर कोई जब त्रुटियां आती हैं, तो उस समय प्रतिरूपण वाला जो तरीका होता था, मॉडलिंग वाला, बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का। और प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शिक्षक पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह मॉडल प्रस्तुत करने वाली प्रतिरूपण विधि ही केवल साधारण अवलोकन या अंतःकरण शब्दों का समान प्रयोग यहाँ पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन केवल सी करेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको 5 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी सही आंसर होगा, जो सही इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसके लिए तो हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे, जहां पे हम डिटेल से बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा, और भी टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके पहले की यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।